हेलो नमस्कार, मैं हूं नीरज कुमार। आप देख रहे हैं मोबाइल न्यूज़ 24 और आज हम आए हुए हैं मधेपुरा लोकसभा के सहरसा क्षेत्र में और यहां हमारे साथ हैं यहां से एमपी दिनेश चंद्र यादव जी, जो एक नहीं दो नहीं बल्कि 5-7 बार प्रतिनिधित्व कर चुके हैं, विधायक के भी और लोकसभा के भी। यहाँ के बारे में जिस प्रकार से अभी वक्फ विधेयक को लेकर लोकसभा में चर्चा चली थी, सर ने भी वहाँ पे इस सब्जेक्ट पर बहुत अच्छा अपना पक्ष रखा था कि इस सब्जेक्ट से ना किसी का नुकसान होने वाला है ना किसी का फ़ायदा अगर किसी का होगा तो उसी संस्थान का अर्थात वक्फ कमेटी का ही फ़ायदा होने वाला है। आखिर इस पर क्यों विरोध चल रहा है, इस पर भी बात करेंगे और क्षेत्र की कुछ समस्याएं हैं उस पर भी हम लोग बात करेंगे। सर बहुत बहुत स्वागत है मोबाइल न्यूज़ में। आपका स्टेटमेंट मैंने सुना था और क्योंकि आपके क्षेत्र में भी बहुत सारे मुस्लिम भाई बहन रहते हैं, आबादी है, वो लोग कंफ्यूज हैं आखिर उनका क्या फ़ायदा होने वाला है, क्या नुकसान होने वाला है, इस पर अपना थोड़ा वक्तव्य दीजिए ताकि उनका कन्फ्यूज़न दूर हो जाए। देखिए, हमारे कन्फ्यूजन दूर करने से दूर होने वाला नहीं जी। और इस तरह की रूढ़ी व्यवस्था सभी जाति में है कि धर्मगुरु आके जो बता देंगे तो लोग नीचे का बात भूल जाता है कि इसमें क्या फ़ायदा है क्या घाटा है। जी जी जी। वक्फ बोर्ड का तो पूरा हंगामा हो रहा है, लोकसभा से पास भी हो गया। सरकार जो प्रस्ताव लाया था वह सभी प्रस्ताव स्वीकृत हो गए और कानून भी बन गया। अब मुस्लिम समुदाय के लोग को लोग पढ़ा रहे हैं, इससे तुम्हारे अधिकार का हनन है। तो हनन होने का प्रश्न कहाँ है? वक्फ बोर्ड की जितनी संपत्ति है वक्फ बोर्ड का रहेगा और उससे जो आय वगैरह नहीं होती थी, यदि सरकार के द्वारा जो कमेटी बनेगी तो उसमें एक हिंदू गैर मुस्लिम समुदाय के लोग रहेंगे और सारे लोग तो उसी कम्युनिटी के रहेंगे। तो लेकिन लेखा जोखा पर नियंत्रण सरकार का ज़रूर रहेगा कि अब तक जो देखा गया तो वक्फ बोर्ड में जितना प्रॉपर्टी है और उससे जो आय दिखाया गया वह नहीं के बराबर है। जो भी आय आया उससे मुस्लिम समुदाय के लिए कुछ किया ही नहीं गया, चाहे दबे कुचले गरीब मुसलमान हो, विधवा हो, अनाथ बच्चे हों, उन लोगों के लिए तो कुछ किया नहीं गया। और ना कोई शैक्षणिक संस्थान वक्फ बोर्ड के द्वारा अल्पसंख्यक के लिए ही सही कहीं खोला नहीं गया। तो अब जब यह कानून बन गया, संशोधन पास हो गया, तो गलत तरीके से लोग को वो पढ़ा रहे हैं कि मुस्लिम के अधिकार का यह हनन है। हाँ, यहाँ तक भी कहा जा रहा है कि मस्जिद को तोड़ दिया जाएगा, मदरसा को ख़त्म कर दिया जाएगा, कब्रिस्तान में जाने नहीं दिया जाएगा। मतलब ऊल जलूल बातें फैलाई जा रही है। बिल जो लोकसभा में आया उस पर स्टेटमेंट माननीय मंत्री जी का भी आया कि इस धारणा को त्यागिए और जिस स्थिति में आज के पहले मस्जिद का स्वरूप हो, मदरसा का स्वरूप हो, किसी पर हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा जी। उस पर तो कोई हस्तक्षेप होगा नहीं और दूसरे समुदाय के लोग को तो इससे लाभ कुछ मिलना है ही नहीं। इसीलिए यह हो रहा है कि देश में जब जब चुनाव कोई आता है तो अपने अपने ढंग से सभी गठबंधन के लोग सोचते हैं और इसीलिए इस पर हाय तौबा मच रहा है। घाटा नफा को देखने की स्थिति में लोगों को रहने दे नहीं रहा है, अपने ढंग से समझाता है कि तुमको बर्बाद कर दिया भारतीय जनता पार्टी या भारतीय जनता पार्टी के अलायंस के लोग, एनडीए के हैं, तुम्हारे हक अधिकार को सब छीन लिया। मतलब कि उसका मुखालफत करो, उसको समर्थन नहीं दो, वोट नहीं दो,
यही एक मंशा है, वही देश में आज चल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, दूसरा है कि अभी सड़कें तो आपने हर जगह बना दिया है, मैं देख के आया हूँ। अभी सरकार ने बाढ़ जो हर साल यहाँ पे बाढ़ से परेशानी होती है, उसके लिए भी एक अलग से बजट कुछ पारित हुआ है, और बांध बनाने की बात कही जा रही है, पुल बनाने की बात कही जा रही है, और एक कोई डैम भी शायद इधर बनने की बात हुई है। तो इससे ये बनने से इस क्षेत्र को बाढ़ से तो राहत मिलेगी। जो आपके यहाँ, और हम तो सिर्फ 50-50 जो शेयर होता है सो हम देंगे, 50% राज्य सरकार, 50% हम उसको देंगे। तो उसी में अटक गया। तो माननीय मुख्यमंत्री जी से एक आश्वासन वाला पत्र दिलवाए कि आप इसको शुरू करिए और जो राशि लगेगी उसमें बिहार सरकार वहन करेगी। तैयार तो फिर से DPR बना, और चूँकि 17 करोड़ में बनना था इसको, तो ये कॉस्ट बढ़ के 73 करोड़ हो गया। तो फिर से रेल बजट में इसको जाना पड़ा। वहाँ से पास होके आया, और अधीर रंजन चौधरी थे रेल राज्य मंत्री, लोकसभा चुनाव जो 14 हो रहा था उसके पहले, तो उनके द्वारा उसका शिलान्यास हुआ। और 2 बार टेंडर हुआ, लेकिन संवेदक नहीं आए, वहीं लटका रह गया। तो फिर हुआ कि भाई उलझन इसमें है तो क्या रास्ता हो सकता है। बाद में यह पॉलिसी बनी, रेलवे बोर्ड ने बनाया कि ओवर ब्रिज जो इरकॉन वगैरह आके बनाते हैं उसको थोड़ी भी दिक्कत होती है तो भाग जाता, फिर लौट के नहीं आता। इसलिए बिहार सरकार के एजेंसी को ही हम लोग दे दें, तो वह पुल निर्माण निगम में चला गया कि अब उसी को बनाना, और DPR वो बनाया। फिर ज़मीन जो अधिग्रहण में राशि लगेगी तो मुख्यमंत्री जी से कह के 104 करोड़ रुपया उसमें भी स्वीकृत करा दिए। हुआ इस बीच में क्या, जो दुकानदार थे वो हाई कोर्ट चले गए, और हाई कोर्ट में अनावश्यक लटका रहा 2 साल तक। अंतोगत्वा जब जो जज थे अपने यहाँ वो लिंगर कर रहे थे, तो बिहार सरकार LPA में चली गई, और चीफ के यहाँ जब गया मामला तो 10 दिन के अंदर क्लियर हो गया कि नहीं, इसको रोका जा ही नहीं सकता। किसी दुकानदार को क्लेम है तो वो क्लेम कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के पास वो ले जाएगा, यह नहीं कि हाई कोर्ट उसको कोई रिलीफ देगा, ऐसा नहीं होगा। उन्होंने कहा कि इसको तो केस को इंटरटेन ही नहीं किया जाना चाहिए। जब यह हुआ तो उसका टेंडर निकल गया। लेकिन दुर्भाग्य से ये पिछले महीने 24 तारीख तक टेंडर डालना था, 25 को टेंडर खुलना था, एक भी संवेदक टेंडर नहीं डाला। तो कहा कि इस पुराना रेट है, 2 साल का पहला DPR बना हुआ है, तो अब उसमें उसका रिवाइज हुआ है। रिवाइज होने पर 4 करोड़ रुपया और उसमें बढ़ गया है, और हम समझते हैं कि 1-2 हफ्ता के अंदर उसका फिर से टेंडर होगा। लेकिन बड़ा काम है, जब तक कोई संवेदक आएंगे नहीं तो लोकल लोग से तो होगा नहीं। बोलने को तो लोग बोल देते हैं नहीं बन रहा है, नहीं बन रहा है, ध्यान MP साहब नहीं दे रहे हैं, लेकिन भाई तुम ही टेंडर डालो, बनाने का शुरू कर दो, लेकिन उससे तो होगा नहीं। तो अब जो टेंडर निकलेगा तो हम भी कई लोग को कहें कि भाई इसमें गिराइए, विभाग को भी कहें कि अपने तरफ से भी इतना ठेकेदार है, प्रोत्साहित किसी को करिए उसमें डाले। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से जो भी सपोर्ट होगा उसको दिलाएंगे, काम में कहीं व्यवधान नहीं होगा। रोड ब्लॉक करेंगे, 3 हिस्से में बनेगा, तो जिधर से बनेगा उस पूरे रोड को ब्लॉक करा देंगे। यह सब होगा, लेकिन होपफुल हैं कि अब फिर से जो टेंडर इस रीजन में बन जाना चाहिए कुल मिला के। नहीं, काम तो शुरू हो जाए तब ना बनेगा। मतलब टेंडर अगर पास हो जाता है, समस्या तो है कि संवेदक आ जाए, ठेकेदार नहीं आएंगे तो इस रीजन क्या कहीं भी जो व्यापार मंडल वाले वो मैनेज करके कहीं ठेकेदार को तो नहीं मैनेज कर लेते, उतना काम में नहीं करते। लेकिन आपको जानकारी नहीं होगा, अभी सहरसा में 6 ROB स्वीकृत होने जा रहा है। जैसे बंगाली बाजार है, उसके बगल में थाना चौक है, उसके बगल में शिवपुरी मोहल्ला है, यहाँ बैजनाथपुर के नज़दीक सफा ढाला है, सिमरहा ढाला नगर निगम में है, पॉलिटेक्निक ढाला पर भी 104 है ROB संख्या, और 105 जो हटिया गाछी है, यह अंतिम चरण में है।
इसकी स्वीकृति होने जा रही है। इसमें सबसे बड़ी बात यह है, इसके अलावा और है 2 सोनबरसा कचहरी में, एक सलखुआ में। तो इसमें बड़ी बात हुई कि यह सहमति बनी कि जो 50-50 का शेयर कॉस्ट था, अब 100% कॉस्ट रेलवे बोर्ड देगा। अच्छा, भारत सरकार। तो फिर बिहार सरकार भी आनाकानी नहीं करेगी राशि देने के लिए। तो इतना आरओबी बनना है। और मधेपुरा में अभी जो हमारे कार्यकाल में 2019 से लेके अब तक 6 आरओबी बन रहा है। 6, 1-2 नहीं। लेकिन लोग तो चूँकि क्रॉनिक इशू है, तो इसके बारे में सबको जानकारी है, सब इसी पर बोलता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो समस्या का जड़ जो है इन्होंने बड़े ही बारीकी से समझाया कि कहाँ से शुरू हुआ और क्यों रुका है। लेकिन लोगों को तो मतलब है कि रुका है, क्यों रुका है उससे मतलब नहीं, समाधान क्यों नहीं हुआ है, बना क्यों नहीं है। और लोग यही चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी ये बन जाए। इस बार अगर टेंडर निकले तो कोई ना कोई ठेकेदार संविदा उसमें डालें और वो पास होके जल्दी से जल्दी अगर यहाँ पे बनता है तो इस क्षेत्र के लोगों को जाम से मुक्ति मिलेगी। इधर से आने से लोग कतराते हैं, उससे लोगों को मुक्ति मिलेगी। आप तमाम दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद सर।